क्या शांति की पहल दलाली हो गई है? क्या दुनिया के अलग अलग देशों में अपना खून पसीना बहाकर भारत का विदेशी मुद्रा भंडार भरने वाले 3.5 करोड़ मेहनतकश भारतीय गद्दार है? और क्या 148 करोड़ आबादी का भारत दुनिया के सबसे बड़े युद्ध में सिर्फ दर्शक बनकर रह गया है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या पहले बमबारी करूं, स्कूल और अस्पतालों को तबाह करो, मासूम बच्चों की जान ले लो और फिर कहो हम भरपाई कर देंगे? क्या इंसान की जान की भी कोई भरपाई हो सकती है? अगर इन सवालों के जवाब जानने हैं तो वीडियो को आखिर तक देखिए। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र रावत, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय किसान मजदूर संयुक्त यूनियन, और आप देख रहे हैं राजनीतिक पोल खोल। दोस्तों, ये सिर्फ युद्ध नहीं है, ये इंसानियत पर हमला है। अस्पतालों, स्वास्थ्य केंद्रों और विद्यालयों पर हमले, मासूम बच्चों की हत्या, लाखों नागरिक प्रभावित, माएं अपने बच्चों को ढूंढ रही हैं, लाखों घर मलबे में तब्दील हो चुके हैं। ये कोई जंग नहीं, ये तबाही है। लेकिन इसी बीच में एक बड़ा मोड़, युद्ध विराम हुआ, और वो भी ईरान की शर्तों पर। पाकिस्तान ने मध्यस्थता की भूमिका निभाई, लेकिन भारत में उसे दलाली कहा गया। और मैं आपको याद दिला दूं, 27 मार्च को मैंने इसी प्लेटफॉर्म पर कहा था, युद्ध अमेरिका ने शुरू किया है, झुकना अमेरिका को पड़ेगा, ईरान नहीं झुकेगा। और आज हालात क्या कर रहे हैं? भारतीय किसान मजदूर संयुक्त यूनियन की तरफ से और राजनीतिक पोल खोल के इस मंच से ईरान की जनता के जज्बे को सलाम है। लेकिन सवाल सिर्फ जंग का नहीं है, सवाल है सोच का, सिद्धांत का, इंसानियत का। और इसी सोच को समझने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं गांधीवादी विचारधारा के प्रमुख चिंतक चिन्मय मिश्र जी, जिनका लेख जीतेगी तो अहिंसा ही, ईरानी कौम जिंदाबाद इस पूरे नैरेटिव को एक नया नजरिया देता है। चिन्मय जी, आपका राजनीतिक पोल खोल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपने कहा जीतेगी तो अहिंसा ही, क्यों? अंततः कितनी भी आप लड़ाई कर लें, कितना भी आप युद्ध कर लें, अंत में आप उससे चाहते क्या हैं? आप एक सामान्य मनुष्य या कोई भी मनुष्य जो है वो अंततः एक शांति में रहना चाहता है। और युद्ध भी जितने लोग कर रहे हैं दुनिया में, ये बहुत पहले तय हो गया था कि आप कितनी भी हिंसा पर जाएं, लौट करके तो आपको जहां आना है, वो आपको जो सुकून है, जो आपको आपका जीवन है, वो जीवन युद्ध से नहीं चल सकता। चलना आपको एक सामान्य गति से अगर है तो आपका जीवन शांति से ही चलेगा, अहिंसा से ही चलेगा, सद्भाव से चलेगा। हिंसा से और हिंसा होगी, वो हिंसा बढ़ती जाएगी और उसका परिणाम हम देख चुके हैं पहले विश्व युद्ध में, दूसरे विश्व युद्ध में, उसके बाद के अब करीब 80-90 सालों में हम ये देख रहे हैं जो कुछ चल रहा है दुनिया में। तो जो देश युद्ध से बचे हुए हैं उनकी क्या स्थिति है, और जो युद्ध में है, वो आंतरिक हो या बाह्य युद्ध हो, उनकी क्या स्थिति है? आपने जिक्र किया अपने लेख में, ईरान का जिक्र किया, हजारों साल की विरासत का, और अमेरिका का लगभग 250 साल का। तो क्या इतिहास ही असली ताकत है क्या? नहीं, इतिहास असली ताकत है या नहीं है ये तो बात की बात है, पर सवाल ये है कि एक सिविलाइजेशन का, एक सभ्यता का, एक जगह लोगों के बने रहने का अगर हजारों साल का इतिहास है तो उसके पीछे कुछ न कुछ उनमें ऐसी बात है जो उनको वहां स्थायी रूप से बसा रखी है। हम आज देख रहे हैं कि जो वहां के पुराने 6th सेंचुरी BC में जो वहां के राजा थे, उनका एक जो कैप्सूल है, वो कैप्सूल संयुक्त राष्ट्र संघ में लगा हुआ है बाहर। वो इसलिए है कि वो दुनिया के पहले ऐसे राजा थे जिन्होंने गुलामों को मुक्त किया, जिन्होंने सबसे पहले जो है वो मानवाधिकारों की बात करी, आपस में भाईचारे की बात करी, और उनका जो साम्राज्य था वो आज तक दुनिया का सबसे बड़ा, अलेक्जेंड्रिया जो थे उनका इतिहास जो है, और उनका जो पूरा साम्राज्य है वो दुनिया का आज तक का सबसे बड़ा जो है वो माना जाता है। और जैसा की बात है, एक पुराना सिविलाइजेशन है, चल रहा है। एक जमाने में इराक ईरान एक थे, बगदाद वहां का मेन स्थिति थी, धीमे से अलग हुए। और हम ये देख रहे हैं कि आज यूरोप का भी जो उन्नति है या जो कुछ भी दिख रहा है, वो अंततः तो यही सब राष्ट्र हैं, जो हिंदुस्तान हो या
यूरोप से लगे हुए हिस्सों में ईरान है, इराक है, फारस है, पुराना फारस है, पर्शिया है, यही सब चीजें हैं। और एक सिविलाइजेशनल जो एक लाइफ है या सिविलाइजेशनल हम जिसको कहते हैं सभ्यता मूलक जो एक समाज है, उसकी अपनी खासियतें हैं, खुसूसियतें हैं, वो चलती रहती हैं। और समाज को उन्होंने बहुत दिया है, पूरी सभ्यताओं को जो फारस की सभ्यता है उसने दिया है। ये जो युद्ध है ये हथियारों तक ही सीमित मानते हैं आप, या विचारधारा और संस्कृति का भी युद्ध है? दरअसल युद्ध कभी भी हथियारों का नहीं होता ना। युद्ध तो एक किस्म की विचारधारा से भी आगे जा करके मुझे लगता है कि एक दूसरे किस्म का जिनका विचार है, जिनसे आप असहमत हैं, उनको खत्म करने का एक तरीका है। या दूसरे तरीके से युद्ध सामान्यतः वही करते हैं जो दूसरे से अपने आप को कहीं ना कहीं उससे हीन भावना से जो ग्रसित होगा, युद्ध की शुरुआत वहीं से होगी। युद्ध कभी भी ऐसे व्यक्ति से शुरू नहीं होता जो कि अपने आप में पूर्ण हो, परिपूर्ण हो, समाज के लिए ठीक से सोचता हो, समझता हो। वो हमेशा अगर कहीं डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है या विचारों में मतभेद है तो उसको उसका तरीका कुछ अलग होगा। एक हीन भावना से ग्रसित व्यक्ति ही या राष्ट्र ही जो है वो युद्ध के लिए तत्पर होगा। और ये हम देख रहे हैं, वो हिटलर को भी आप देख लीजिए, वो किस तरह की हीन भावना से थे। आप ट्रंप को भी देख सकते हैं। आज जो एपस्टीन फाइल का सारा मामला है उस पर कोई विचार नहीं है। लगातार जो है वो एक किस्म का आक्रामक रूप इसलिए है कि आपके सामने और कोई रास्ता नहीं है। आपको लगता है ना वो पुरानी कहावत भी, ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस, पर ऐसा होता नहीं है। आपने एक बड़ा खुलासा किया गांधी जी के मार्ग अहिंसा के तरीके, जिस तरीके से वहां लाखों लाख लोगों ने अपने पावर स्टेशनों का वहां पर एक तरह शहादत के लिए खड़े हो गए कि भाई डालो जितने मर्जी बम डालने हैं। तो क्या ये लोगों के खड़े होने से युद्ध बदल जाता है क्या आज के युग में भी? बिल्कुल, युद्ध हमेशा बदलेगा, क्योंकि होता यह है, हमें लगता है कि युद्ध जो है सामान्यतः दो देशों में हथियारों से होता है या वहां की सेनाओं में होता है। सेना किसी भी देश की, भारत की आज सेना है तो 16 लाख, 20 लाख, 30 लाख की सेना होगी ज्यादा से, सब पैरामिलिट्री फोर्सेस भी मिला लें, सब मिला लें तो भारत की आबादी 148 करोड़ की आबादी है। तो वो कितना बड़ा हिस्सा है, वो कितने लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है? वो रिप्रेजेंट कर रहा है। पर उसकी जगह ईरान जो करीब 9 करोड़ लोगों का देश है, अगर उसके 1 करोड़ 40 लाख लोग इस बात के लिए राजी हो चुके हैं कि हम अपना बलिदान करने को तैयार हैं, और वो जो है वो पुलों पर खड़े हुए हैं, वो पावर हाउसेस के आसपास खड़े हुए हैं, घरों से निकल गए हैं, संगीतकार सड़क पर निकल आए हैं, और अगर कोई एक बलिदान को उत्सव में बदल दे तो आप देखिए किसकी हिम्मत है जो खड़ा हो सकता है सामने। सवाल, कोई भी तानाशाह, कोई भी कितना भी बड़ा सेनापति हो, वो एक निडर व्यक्ति की आंख में नहीं देख सकता। अगर वो गलत है, तानाशाह गलत है, तानाशाह गलत ही होते हैं, तो वो निडर व्यक्ति, एक भी निडर व्यक्ति की आंख में नहीं देख सकते। और ये हम भारत में देख चुके हैं। गांधी हैं, गांधी के फॉलोअर्स हैं, वो सारे लोग जो कि यहां लड़े हैं असहयोग आंदोलन में, वो कौन लोग थे? वो क्या तरीका था? वो यही तरीका था ना। वो सीधे लड़ने का तरीका नहीं है, ये लड़ने का सबसे अनूठा तरीका है, सबसे जो शक्तिशाली है, सबसे बहादुर है, सबसे निडर है, ये वो तरीका है। और इसलिए गांधी निडर से भी एक आगे की बात करते हैं। वो कहते हैं अभय। अभय वहां है कि जहां आपका जो प्रतिद्वंदी है, विरोधी, वो किसी को नहीं मानते। जो आपका प्रतिद्वंदी है वो भी अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। ईरान ने आज जो कुछ किया है वो उस पुरानी जो परंपरा है दुनिया की, कि जो ये मानती है कि दुनिया को बचाना अगर है तो हमको एक सौहार्द में रहना पड़ेगा, मिलजुल करके रहना पड़ेगा। और प्रतिकार के आप कितने भी बड़े हथियार बना लीजिए, किसी भी हथियार में या हथियार के पीछे, वो ठीक है कि एक बार एटम बम चल गया क्योंकि उसे पता था कि, उसे नहीं पता था कि उसके पीछे मरने वाले कितने लोग होंगे। अब ये संभव नहीं है कि कोई भी इस तरह की जो निडर जनता है
उस निडर जनता के ऊपर कोई सीधा हथियार चला सके। आपकी बहुत पैनी नजर रहती है और आपने अपने लेख में भी जिक्र किया, अमेरिका जीत करके भी हार क्यों जाता है? क्योंकि नीयत साफ नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप लड़ाई कर क्यों रहे हैं। सबसे बड़ा जो मुद्दा है कि आप लड़ क्यों रहे हैं और किस लिए लड़ रहे हैं। आप पिछले 25 लड़ाई लड़ चुके हैं पिछले करीब 80-90 सालों में। आपने वियतनाम में जो कुछ किया, जो कुछ अपने पीछे, जिसको आप बैकडोर अपना कहते हैं, पिछवाड़ा कहते हैं, लैटिन अमेरिका में जो कुछ आप कर रहे हैं, इराक में जो आपने किया, वियतनाम आपके सामने जैसा मैंने जिक्र करा वो है ही, पाकिस्तान है, और उसके बाद कोरिया में जो कुछ हुआ है, ये सब तरफ, पनामा की जो है वहां पर कुछ हो, फिलीपींस में जो कुछ आपने किया, इंडोनेशिया में जो कुछ आपने किया, ऐसा नहीं है कि दुनिया से छुपा हुआ है। और दरअसल हर जगह, वो एक जगह भी आपको नहीं मिलेगा जहां ऐसा लग रहा हो कि वो जीत के लौटे हैं। अफगानिस्तान भी एक अभी उदाहरण है। 20 साल वो वहां रहे हैं। 20 साल आप किसी देश को जीत नहीं सकते। 10,000 20,000 किलोमीटर दूर बैठ करके आप जीत नहीं सकते। और ये बात सभी को समझना होगी, हर बड़े छोटे देश को, कि वो दूसरे देश को जीत नहीं सकता। ठीक है, वो अपने साथ मिला ले, कुछ कर ले, पर जीत नहीं सकता। जीतना अगर होता तो न मालूम क्या हो जाता। लोग जो एक संस्कृति से, एक सभ्यता से जुड़े होते हैं, वो हमेशा आपस में मिल के रहना चाहते हैं। ये ठीक है कि आज हम अपने सारे पड़ोसियों से लड़ रहे हैं, पर अंततः ये हमारी समझ में आज नहीं कल आएगा, और उनको भी समझ में आएगा कि आपके सामने और कोई रास्ता नहीं है कि आप एक दूसरे के साथ सौहार्द से रहें। क्या लगता है आपको, ये शांति है या तैयारी है? दरअसल सबसे बड़ी दिक्कत इसमें इजराइल की है। कि अभी जो मौजूदा दौर में बड़े भाई गैस की समस्या है, और जब हम नजर दौड़ाते हैं, हमारे देश में नोटबंदी का मामला आया तो बैंकों की कतार में लगने वाले, जान गंवाने वाले मजदूर थे। जब देश और दुनिया में कोरोना महामारी बताई गई तो कोरोना महामारी में भी सड़कों पर पैदल चलने वाले मजदूर थे, जो पैदल चलते चलते गाड़ियों से कुचल करके, पुलिस से पिट करके, है ना, या रेल से कट करके जिनकी जान गई। और आज फिर वही हालात है। नगर और महानगरों से जो सबसे बड़ा पलायन हो रहा मजदूरों का, वो गैस की अकाल के कारण, गैस की कमी के कारण, क्योंकि उनके पास बड़ा सिलेंडर रखने की व्यवस्था नहीं होती। चौकीदारी कौन करेगा? और छोटे सिलेंडर फुटकर उनको गैस नहीं मिल रही है। तो क्या हमने सिस्टम से कुछ सीखा नहीं? सिस्टम बदला है कि नहीं बदला? क्या लगता है आपको? 2016, फिर 20 का, और फिर मैं 26 का जिक्र कर रहा हूं। बदलने का तो सवाल तब आएगा कि जब आप समझना चाहेंगे। बदलने का तो सवाल तब आएगा जब आप समझना चाहेंगे, और एक गरीब व्यक्ति को आप ये मानेंगे कि वो एक व्यक्ति है। आप उसको इंसान नहीं मान रहे हैं, आप उसको कुछ और मान रहे हैं। वो मानव की कैटेगरी में नहीं है। हमने नहीं सुना दुनिया में कि अगर किसी के पास चूल्हा जलाने के लिए ईंधन नहीं है और वो अपना जो है रोजगार की जगह छोड़ करके घर वापस चला जाए। वो आपसे अन्न नहीं मांग रहा है, इस बात को गौर करिए। वो अन्न नहीं मांग रहा है, वो अन्न पकाने के लिए एक रास्ता, एक साधन आपसे मांग रहा है। और अगर सरकारें वो नहीं दे पा रही हैं तो ये हमें मानना चाहिए कि ये सरकारें किस काम के लिए हैं, इनका क्या औचित्य है। क्या ये सामूहिक किचन नहीं शुरू कर सकते? ये क्या नहीं कर सकते, है ना? हम लोग आंदोलनों में जाते हैं, नर्मदा बचाओ आंदोलन में या कहीं भी गए, 5-5, 10-10, 20-20 हजार लोग हैं, उनका खाना कैसे आता है? जो आता है वो अपने घर से एक रोटी बना के ले आता है। आज दिल्ली से पलायन करने वाले मान लीजिए 5 लाख लोग हैं, ज्यादा से ज्यादा। दिल्ली की आबादी 1 करोड़ 1.5 करोड़ है। क्या 1.5 करोड़ लोग 5 लाख लोगों के लिए खाना नहीं तैयार कर सकते? ये जो मानवता की भावना है, ये भावना सरकारें ही तो पैदा करेंगी ना। समाज में इस तरीके की भावना को प्रमोट करने का काम सरकारें करेंगी कि भाई आप आपके घर में आप जाइए और एक 5 लोगों का खाना बनवा दीजिए। कोई पड़ोसी अपने पड़ोसी को खाना बनवा दे। अगर हम एक ऐसे समाज में पहुंच गए हैं कि हमारा पड़ोस में भूखा मर रहा है और हमारे घर की गैस खत्म नहीं होना चाहिए, इसलिए हम जो है उसका खाना नहीं बनाएंगे और इसलिए वो यहां से छोड़ करके
हजारों किलोमीटर दूर अपने घर जाए तो हमसे हमारे जीवन को धिक्कार है, एक समाज को धिक्कार है, उस प्रवृत्ति को धिक्कार है कि हम पिछले इतने सालों में हमारी सरकारें, हमारा समाज कितना निकृष्ट हो गया है। 2 करोड़ लोग दिल्ली के 5 लाख लोगों के खाने पकाने की व्यवस्था नहीं कर सकते, वो खाना आपसे नहीं मांग रहा है। अगर कोई कह दे कि मेरे घर में आ जाओ, हाँ भाई दाल चावल ही बना लो, 2 चीजें बना लो। ये जो आपसी सहयोग को तोड़ने का काम सांप्रदायिकता के माध्यम से इस देश में हुआ है पिछले 10-15 सालों में, ये छोटी घटना नहीं है कि रोटी ना पकाने की वजह से आप वापस चले जाए। हाँ, रोटी ना मिले तो आप वापस जाते थे, आज रोटी ना पकाने की वजह से आपको वापस जाना पड़ रहा है, लोग रोते हुए वापस जा रहे हैं। उतनी कीमत एक गैस के सिलेंडर की नहीं है जितना उसको घर पहुंचने में लगेगा। अगर एक देश की सरकार ईंधन का इंतजाम नहीं कर सकती, कोई वैकल्पिक इंतजाम नहीं कर सकती, तो धिक्कार है हम पर भी, हमारी सरकार पर भी, हमारे देश पर भी, हमारे समाज पर भी। 148 करोड़ की आबादी, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, विश्व गुरु, 56 इंच के सीने वाला हमारा देश का प्रधानमंत्री, हमारी दशा ऐसी हो गई। और चीन के यहाँ किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आ रही है। इसकी भूमिका इस समय ये दर्शक के रूप अलावा और नजर आती है आपको? ये नहीं, सबसे बड़ी बात यह है, देखिए कि जो सबसे बड़ा परिवर्तन है वो परिवर्तन ये आया है कि जो भारत में के प्रति दुनिया का विश्वास था, ये बात हम जो नए लोग होंगे उन्हें शायद नहीं पता होगा कि सुएज नहर वाला जो पूरा मामला था, जिस तरीके से अमेरिका और सारे और ब्रिटेन और सब लोग खड़े थे, तीसरे विश्व युद्ध की करीब करीब तैयारी थी, और नेहरू का कैसा इंटरवेंशन था और किस तरीके से वो पूरा मामला जो है वो एक तरीके से सेटल किया गया, सुएज नहर चालू हुई, मिस्र को वो हैंडओवर हुई, तो आपकी एक आवाज रही है और उस आवाज को हमने अपने हाथों से अपना गला घोटा है। किसी और ने हमारे लिए कुछ उसमें योगदान नहीं दिया है। सवाल इस बात का है कि हम आज ब्रिक्स की प्रिसाइडिंग है, इस बार अध्यक्षता कर रहे हैं, जिसमें रूस आता है, चीन आता है, ब्राजील आता है, ईरान आता है। रूस की, चीन की, हिंदुस्तान की आबादी, ब्राजील की आबादी, ईरान की आबादी मिला के दुनिया की शायद आधे से ज्यादा आबादी आ जाती है। हम उस संगठन का नेतृत्व कर रहे हैं और उस संगठन की तरफ से एक भी जो है वो वक्तव्य नहीं आता है। उस संगठन के अध्यक्ष आते अपने सदस्य के ऊपर एक आक्रमण या जो कुछ भी उसके ऊपर परिस्थिति है, उसमें एक अध्यक्ष के नाते हम कोई पहल नहीं करते। चलिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन को छोड़ दीजिए, वो नेहरू जी का था, है ना, वो नेहरू जी एक बहुत ही कमाल के बेवकूफ किस्म के व्यक्ति थे, उनमें कोई अकल नहीं थी, सिर में बाल भी बहुत कम थे उनके, तो वो बहुत सारी दिक्कतें थी, बचपन से ही उनके बाल उड़ गए थे। आपके सिर में बाल हैं, सब कुछ है, सारी चीजें हैं, तो आप ये बताइए कि आपने एक संगठन ब्रिक बनाया है, ब्रिक में मतलब आप उसके अध्यक्ष हैं, उसके नाते आपकी क्या भूमिका है? दुनिया के सबसे ज्यादा, संयुक्त राष्ट्र संघ के बाद सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले एक संगठन की अध्यक्ष के नाते आपकी क्या भूमिका है? अगर आप वही नहीं समझते हैं, आपको ये अनुमान नहीं है कि आपके लिए कोई राम आएगा कि आपकी ताकत बताएगा, है ना, आपको आपकी ताकत का ही भान नहीं है। क्यों? क्योंकि आप एक किस्म की हीन भावना से ग्रसित हैं। वो क्यों है ये नहीं पता, ये हमें भी नहीं पता, कि कोई कारण नहीं है, कोई कारण नहीं है। आप जो भी देश अपनी जरूरत पुरता अनाज पैदा कर सकता है, उसको सिर झुकाने की कभी जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, पेट्रोल नहीं है, कोई बात नहीं, मत रहने दीजिए, नहीं निकलेंगे घर से। सिर्फ एक जरूरत होती है कि हाँ, अब आपको लगेगा कि नहीं भाई, इंटरनेट और ये और वो और तमाम सारी चीजें, तो आप किसके लिए कर रहे हैं?
पेट्रोल की जरूरत या बाकी चीजों की जरूरत या जिसके लिए आप इतनी बात कर रहे हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण जरूरत थी गैस, वो आप इंतजाम नहीं कर पाए। आपको गाड़ियों के लिए पेट्रोल मिल रहा है, आराम से मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही, तो गैस की दिक्कत क्यों आ रही? क्योंकि वो बहुत सामान्य निचले आय वर्ग के व्यक्ति को चाहिए था, जिसकी कोई कीमत आपकी निगाह में नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप एक ऐसे देश में रह रहे हैं। अभी थोड़े दिन पहले ही अमर्त्य सेन का एक लेख था, उसमें ये जिक्र था कि भारत की सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो विकल्प नहीं खड़े कर रहा। आज की तारीख में आप ये कह रहे हैं कि एलपीजी की प्रॉब्लम है, एलपीजी की प्रॉब्लम है, तो एलपीजी छोड़ दीजिए और पीएनजी ले लीजिए, है ना। आप एक विकल्प और खत्म कर रहे हैं व्यक्ति के पास। उसके पास एक एलपीजी था, अगर उसके पास एलपीजी और पीएनजी दोनों होंगे तो वो ऐसा नहीं है कि दुगना गैस का कंजम्पशन करेगा। उसके पास एक विकल्प होता है। जब वो विकल्प होता है तो वो गैस का सिलेंडर अपने पड़ोसी को दे सकता था, उस पर खाना वो पकवा सकता था। पर आप एक विकल्पहीन व्यवस्था जहां खड़ी कर रहे हैं कि आप विकल्प को खत्म कर रहे हैं। आपने इंतजाम नहीं किया गाड़ियों में परिवर्तन का, और आप E10 की जगह E20 पेट्रोल ले आए हैं। आधी गाड़ियां आपकी खराब हो जाएंगी, उनकी एवरेज खत्म हो जाएंगी। तो ये बिना सोचे समझे कि जो पूरी चीज है एथेनॉल पर आप जा रहे हैं, तो आपके पास मक्का खाने को तो है नहीं। आप कहां जा रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? तो ये बहुत सारे तथ्य हैं जो सोचना चाहिए, समझना चाहिए सरकारों को। और क्योंकि बहुत सीधी सी बात है, देखिए कि मेरे और आपके सिर्फ सोच लेने से नहीं होगा। गैस न मैं ला सकते हैं, न आप ला सकते हैं, न सामान्य व्यक्ति ला सकता है। ये काम सरकारों का है। आज आप देखेंगे कि सबसे पहले जो पेट्रोल डीजल के भाव बढ़े, वो जो प्राइवेट पेट्रोल कंपनी है उन्होंने बढ़ाए। क्या उन्होंने, जब वो रिफाइनरीज थी और सस्ते में रूस से और सब तरफ से डीजल पेट्रोल ऑयल आ रहा था और वो दुगने तिगने भाव में यूरोप को बेच रहे थे, जिसको हम विंडफॉल प्रॉफिट कहते हैं, उस विंडफॉल प्रॉफिट का क्या उन्होंने जनता के साथ कोई शेयर किया था? आज जब दिक्कत आई तो सबसे पहले उन्होंने 7 रुपए बढ़ा दिए नायरा ने, उसके बाद 25 रुपए डीजल पे बढ़ा दिए। जब वो अपनी रिफाइनरीज से पैसा कमा रहे थे तो क्या वो उन्होंने, तब तो नहीं उन्होंने अपने पेट्रोल के दाम कर रखे थे, तब तो सरकारी दाम ही थे। तो आज जब सरकार ने दाम नहीं बढ़ाए तो उन्होंने क्यों बढ़ाए? तो आने वाला समय और संकट का है। अभी तो इंडियन ऑयल, ब्रिटिश और हिंदुस्तान पेट्रोलियम आपके पास हैं। पाकिस्तान जब मध्यस्थता कर रहा, मध्यस्थता करके उसको अमेरिका ने भी और ईरान ने भी बधाई दी है, तो हमारे देश के विदेश मंत्री ने कहा कि दलाली कर रहा है। तो क्या शांति की पहल अब हमारे भारत सरकार की नजर में दलाली कहलाएगी? विश्व का सबसे बड़ा युद्ध रोका गया है पाकिस्तान ने, उसकी आबादी बमुश्किल हमारे उत्तर प्रदेश के बराबर 25 करोड़ की आबादी है। और यकीन मानिए भाई साहब, वहां हजारों गांव ऐसे जहां लाइट नहीं है, उसका अर्थव्यवस्था भी रसातल में है। आप समझ लो कि वो सबसे कंगाल देशों में से एक है, लेकिन दुनिया में उसने सबसे बड़े युद्ध को शांति में तब्दील कर दिया। और हमारा तो अर्थव्यवस्था भी है, 56 इंच का सीना भी है, 148 करोड़ की आबादी है, सबसे बड़ा विश्व का लोकतंत्र भी है। तो ये जो शांति की पहल को दलाली क्यों कहा जाता है? असल में ये तो जयशंकर ही बता सकते हैं। एक देश के विदेश मंत्री के मुंह से ये शब्द निकलना ही दरअसल हमें शर्मसार कर रहा है। और उस शब्द के निकलने के बाद कोई एक सम्माननीय या एक सार्वभौम राष्ट्र आपसे बात करेगा, ये सोचना ही अपने आप में मूर्खतापूर्ण है। होर्मुज स्ट्रेट पर वहां से चुंगी अदा करने के बाद ही जहाज आगे बढ़ पाएंगे। तो ये तबाही मचाई इजराइल और अमेरिका ने, और इसकी क्या आम आदमी इसकी कीमत चुकता करेगा? क्या अभी भी कर रहा है, तब भी करेगा। ईरान में जो ईरान का साफ कहना है कि मेरा रिकंस्ट्रक्शन कैसे होगा, मेरा रिकंस्ट्रक्शन कैसे होगा? अगर आप ईरान के साथ, मतलब हम नहीं कह रहे हैं कि ईरान के साथ खड़े होते या नहीं होते, आपको इस किसी भी युद्ध की
भर्त्सना करना चाहिए। और आपको यह कहना चाहिए कि कोई भी जो सार्वजनिक जगह हैं जहां आम जनता है उस पर आपको नहीं करना चाहिए अटैक। क्या भारत इस बात पर बहुत सीधा उसने हस्तक्षेप किया कि जो 165 से ज्यादा लड़कियां मरी, बच्चियां मरी? जब यूनिवर्सिटीज पर देखिए, ईरान दुनिया के सबसे ज्यादा साक्षर देशों में से है। 95% से ऊपर की आबादी ईरान की साक्षर है। ईरान की 50% से ज्यादा महिलाएं एम्प्लॉयमेंट में हैं। बहुत सारी कमियां हैं ईरान में, हम उससे इनकार नहीं कर रहे हैं, है ना। ईरान का पूरा प्राइमरी एजुकेशन सिर्फ महिलाओं पर निर्भर है। तो एक ऐसा देश जो कि शिक्षा पर टिका है, और आप देख लीजिए उसने जिस तरीके से मिसाइलें बनाई हैं। आप युद्ध टेक्नोलॉजी की बात कर लीजिए, जिस तरीके से उसने अमेरिका का F-16 जो उसके बनने के बाद पिछले 25-30 सालों में एक भी विमान नहीं गिरा है। ईरान का इजराइल का जो डोम है, आयरन डोम, वो उसने नष्ट कर दिया है। सऊदी अरब या बाकी जो लोग हैं वो, मतलब ये डर काहे का है? आप एक यूनिवर्सिटी को नष्ट कर देना चाहते हैं, आप स्कूलों को नष्ट कर देना चाहते हैं, आप पावर हाउस को नष्ट कर देना चाहते हैं, है ना। तो पुलों को नष्ट कर देना चाहते हैं। पर पाश अपनी कविता में लिखते हैं कि मैं तो घास हूं फिर उगाऊं, है ना। तो देश के नागरिक उस देश की घास हैं, वो फिर उगाएंगे, उन्हें कोई रोक नहीं सकता। ब्रिटेन जब यहां से गया 1824-25 में, भारत का दुनिया में जो ट्रेड का रेशो था वो करीब 26-27% था, चीन से ज्यादा, दुनिया में सबसे ज्यादा। जब गया तो 1% से कम था, कुछ भी हम सुई नहीं बनाते थे। आज पिछले 70-80 सालों में हम एक स्थिति में पहुंचे हैं कि अपना सैटेलाइट भेज रहे हैं। हमारी तमाम कमजोरियां होंगी, सरकार को गाली दे, पर ये हिम्मत जनता की होती है, उस राष्ट्र की जनता की होती है। विद्यालय में बच्चियों को पर बम वर्षा कर दी गई, उनकी हत्या कर दी गई, हम निंदा नहीं कर पाए। भारतीय मूल के जो सुप्रीम लीडर ईरान के हैं, भारतीय मूल के, उनकी हत्या कर दी गई, हम निंदा नहीं कर पाए। हमारे देश में आरिस जेना बुलाया था हमने, हमारा अतिथि था, उसमें आरिस जेना को डुबो दिया गया। हमारे उसमें जो मेहमान सैनिक थे 87 की हत्या कर दी, 61 अभी लापता है। हम निंदा नहीं कर पाए और एक सवाल भी नहीं कर पाए अमेरिका से कि भाई तुमने हमारे अतिथि को और अतिथियों की हत्या क्यों कर दी। ये जो मामला है। और दूसरी तरफ बड़े भाई 3.5 करोड़ भारतीय हैं जो दुनिया के अलग अलग देशों में जाकर मेहनत करके भारत का विदेशी मुद्रा भंडार भरते हैं। इसी भाजपा के निशिकांत दुबे उन्हें कहते हैं गद्दार। इसको आप कैसे देखते हैं? असल में ये देखिए कि 1 करोड़ के करीब तो मिडिल ईस्ट में ही है, मध्य पूर्व में ही है, और आपका जो फॉरेन एक्सचेंज है उसमें करीब 25% से ऊपर उनका योगदान है। आज की तारीख में अगर आपका फॉरेन एक्सचेंज 25% कम हो जाता है तो आपकी क्या हैसियत रह जाएगी। दूसरा, सबसे बड़ी बात यह है कि गद्दार कौन है, निशिकांत दुबे बेहतर जानते होंगे, पर अपने ही देश के नागरिकों को इस तरीके से संबोधित करने का मतलब यही है कि आप मानसिक विक्षिप्तता की ओर बढ़ चुके हैं, और कोई वजह नहीं है। आप इस बात को देख ले कि आपका दूतावास है, आपके प्रधानमंत्री वहां जाते हैं, आपके प्रधानमंत्री को वो अपना सर्वोच्च सम्मान देते हैं। तो अगर वो राष्ट्र के में आपके प्रधानमंत्री का सर्वोच्च सम्मान है और वहां का रहने वाला भारतीय गद्दार है, तो आपके प्रधानमंत्री क्या है? ये युद्ध विराम जो है ईरान की शर्तों के अनुसार हुआ। अमेरिका नुकसान की भरपाई को तैयार है। क्या पहले बमबारी करो, स्कूल अस्पताल तोड़ दो, मासूम बच्चों की जान ले लो और फिर कहो हम भरपाई कर देंगे। क्या ये न्याय है बड़े भाई? भरपाई नहीं है, दरअसल ये एक साजिश है जिसको ईरान समझ रहा है। ये एक तरीके से अमेरिका जो वो कहता था ना कि वो बूट्स अंदर डालना चाहता है मिलिट्री के लोगों के,
उसकी जगह वो अब नए तरीके से अपने पैर वहां डालना चाहता है। ये उसको पता है कि वो सैनिक उसमें असफल हो चुका है, तो ये एक नया तरीका है जो कि युद्ध से सस्ता है, जो अमेरिका अब धीमे से वहां अंदर घुसेगा, अगर वो परमिट करेंगे तो घुसेगा, और धीमे धीमे उसकी उस समाज में पैठ होगी, ऐसा वो मान रहा है, और वो वहां से एक नए किस्म का विद्रोह खड़ा करेगा। क्योंकि ईरान के पास दुनिया का दूसरा, सऊदी अरब के बाद दूसरा सबसे ज्यादा पेट्रोल है। जो पहली सरकार वहां से गिरी 70 के दशक में गिराई गई, जो चुनी हुई सरकार थी ब्रिटिश पेट्रोलियम ने और इन सब ने मिल करके, बर्मा शेल ने, शेल कंपनी ने, तो वो इसीलिए थी कि ऑयल का नेशनलाइजेशन हुआ था। अब अमेरिका ये समझ रहा है कि युद्ध से वो नहीं जीत पाया, अब ये चालाकी है, आपने तोड़ दिया है, अब मैं बनाऊंगा, आपके घाव सहलाऊंगा, वो घाव सहलाऊंगा तो आपकी मेरे प्रति एक सहृदयता बढ़ेगी, और सहृदयता बढ़ेगी तो मेरी पैठ बढ़ेगी, पैठ बढ़ेगी तो मैं फिर धीमे से उस समाज को कैसे फिर से भेज सकता हूं, क्योंकि ये तो तय है कि वहां डिफरेंस है, और अयतुल्ला मतलब जो धर्म का शासक है उसमें और डेमोक्रेटिक जो लोग हैं उनके बीच में महिला वाले मुद्दे पर डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस हैं वहां, जो हर राष्ट्र में होती है वहां भी हैं। तो उसको किस तरीके से फाइनेंस करना और बढ़ावा देना और सरकार को अस्थिर करना, अमेरिका का ये प्रपोजल जहां तक मुझे समझ में आ रहा है वो इसलिए ही है। आप इमारत बना सकते हैं, पुल बना सकते हैं, अस्पताल खड़े कर सकते हैं, लेकिन जिनकी जान चली गई, क्या उनकी भरपाई हो सकती है? क्या इंसान की जान की कोई कीमत हो सकती है? तो आपने अपना कीमती समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।